हेलो फ्रेंड्स, ये न्यूज आपका पीआईबी से रिलेटेड है, पीआईबी से है और डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड है। इसको क्या करना है कि अ, केंद्र सरकार ने बोला है कि अगले 5 वर्षों में ये जो डब्ल्यूपीआई है इसको क्रमिक रूप से धीरे धीरे क्या करना है, हमको पीपीआई यानी जो आपका उत्पादक मूल्य सूचकांक है इसमें क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है। यानी ये बोल सकते हैं कि जो आधार वर्ष होगा हमारा क्या होगा, अब इसको संशोधन किया गया, 11-12 से क्या किया, 22-23 कर दिया गया है। जो संशोधित थोक मूल्य सूचकांक है उसको नए उत्पाद मूल्य सूचकांक 15 जून से जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। देखिए, सरकार ने इसको धीरे धीरे बंद करके पीपीआई लागू करने का निर्णय लिया है। 5 वर्षों तक अभी साथ चलेंगे और धीरे धीरे इसको समाप्त क्रमिक रूप से किया जाएगा। अब डब्ल्यूपीआई की बात अगर करते हैं तो ये वो सूचकांक है, ये थोक मूल्य सूचकांक क्या है कि वो इंडेक्स है जो थोक में या फैक्ट्री स्तर पर जो बिकने वाली जो सामान है उसकी कीमत में जो बदलाव होता है उसको हम मापते हैं। यानी जो आम उपभोक्ता है उस तक जो सामान पहुंच रहा है उससे पहले ही वो क्या करता है, महंगाई को क्या ट्रैक करता है। ठीक है, जारीकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी के तहत किया जाता है। अब डीपीआईआईटी की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग हो गया, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है औद्योगिक नीति प्रत्यक्ष एफडीआई या जो व्यापार करने में सुगमता, अगर हम डीपीआईआईटी की बात अगर कर लेते हैं तो लिख देते हैं आपको। तो देखिए, जो आपका औद्योगिक नीति है, ठीक है, औद्योगिक नीति ये हो गया आपका प्रत्यक्ष एफडीआई हो गया। और जो व्यापार हमारा हो रहा है तो इसमें क्या है, व्यापार में सुगमता, और आप ये बोल सकते हैं कि ये स्टार्टअप इंडिया। और आईपीआर की बात कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इन सब के लिए क्या है कि ये जो है ना, ये नोडल एजेंसी है, नोडल एजेंसी। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। अगर औद्योगिक नीति की हम बात कर ले थोड़ी, तो औद्योगिक नीति में क्या है कि राष्ट्रीय जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य है हमारे के अनुरूप जो हमें औद्योगिक विकास जो करना है उसको ये प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहन के लिए जो भी है वो उपाय वगैरह करना है वो करता है। अगर एफडीआई की बात करें तो यह भी जो है, यह विदेशी जो निवेश हमारा है, निवेश नीति है, उसको तैयार करने में होता है। स्टार्टअप और आंतरिक व्यापार की बात करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया पहल हो गया, और आंतरिक या खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करता है। ठीक है, अब बौद्धिक आईपीआर की अगर बात करते हैं तो आईपीआर में आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पेटेंट हो गया, पेटेंट हो गया, आपका डिजाइन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया और जीआई टैग हो गया, जीआई टैग, इन सब का क्या करता है, ये नियंत्रण जनरल के माध्यम से करता है, जो भी सीजीपी डीटीएम। ठीक है, आंकड़ों की अगर घोषणा करें तो देखिए, 8 जो उद्योग हैं उसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में लगभग 40% के आसपास इसका वेटेज है। यानी 8 उद्योगों के महत्वपूर्ण सूचकांक को जारी किया गया जिसमें आईआईपी में लगभग इसका 40% के आसपास है। तो इसको देख लिए। अब डब्ल्यूपीआई में जो मुख्य बदलाव हुए हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, ये किया क्या गया है कि जो बेस ईयर 11-12 था उसे 22-23 किया गया है। कमोडिटी जो बास्केट है
यानी पहले जो है 697 जो है आइटम्स थे WPI में, बास्केट में कुल कितने 697 थे, अब इसको 957 कर दिया गया है। अब इसमें जो है आधुनिक औद्योगिक महत्व की नई वस्तुएं भी को शामिल किया गया है, जैसे बिजली के श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरण से अनुकूल जो स्वच्छ ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया और पवन ऊर्जा हो गया, परमाणु बिजली वगैरह, इन सबको शामिल किया गया है, ठीक है। जबकि आप ये बोल सकते हैं कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जो हैं इसको पहले से प्राथमिक वस्तुओं में गिना जाता था, लेकिन अब शिफ्ट करके इसको ईंधन में, यानी जो आपका कच्चा तेल है क्रूड ऑयल, तो कच्चे तेल क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस को ईंधन एवं ऊर्जा की श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है। इससे क्या होगा कि ऊर्जा की कीमतों को एक ही जगह ट्रैक करना आसान हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसको किसमें, कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस को ईंधन एवं ऊर्जा की श्रेणी में, ईंधन एवं ऊर्जा की श्रेणी में, ठीक है। अब देखिए PPI का लॉन्च हुआ और इसका अंत, यानी यही है कि ये क्रमिक रूप से धीरे धीरे हमें क्या करना है, बंद करना है इसको। कारण ये भी है कि देश जो है पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानक IMF जो है वाले PPI पर स्विच कर सके। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के जो PPI हैं उस पर हम लोग क्या कर सके, स्विच कर सके। अब यह है कि वस्तुओं का, इसके अतिरिक्त अगर देखें तो वस्तुओं का वेटेज तय करने में अब नए ट्रेंड वैल्यू की जगह ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट GVO का उपयोग किया जाएगा, जो घरेलू उत्पादों के नजरिए से अधिक सटीक है। संशोधन के अगर महत्व की हम बात करते हैं तो पुराना जो बेस ईयर है 11-12 का, उसमें खपत को हम लोग नहीं दर्शाते थे। अब आधार वर्ष 22-23 में हम क्या करेंगे कि स्मार्टफोन करने से अब स्मार्टफोन डेटा, आधुनिक वस्तुओं की सही कीमतें और महंगाई के आंकड़े को हम दिखाएंगे। अब इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति है इसका वास्तविक आकलन सुनिश्चित हो पाएगा। तो ये है महत्व। बेहतर सरकारी नीति यानी RBI और जो सरकार के आधार पर ब्याज दरें हैं या वित्तीय नीति तय करते हैं, इन सब के लिए क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा, तय करते हैं, और सटीक आंकड़ों के साथ आर्थिक प्लानिंग मजबूत होगी। जब डेटा हमारे पास होगा सटीक, तो हम क्या सटीक जो है आर्थिक नीति जो भी है प्लानिंग वगैरह हम कर सकते हैं। वैश्विक मानक तो हमने अभी बताया था कि IMF से तालमेल के लिए PPI जो है उसका अमेरिका, यूरोप जैसे विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसके समकक्ष हमें लाना है, यानी विदेशी निवेशकों का भारत के आंकड़ों पर भरोसा बढ़ेगा। एक ये भी है कि जो जो विदेशी निवेशक हैं उनको भारतीय आंकड़ों पर विश्वास नहीं होता है, उनको लगता है कि मैनिपुलेशन वगैरह कुछ किया जाता है। बट इन सब चीजों से क्या होगा कि आंकड़ों जो यहाँ के डेटा है उस पर विश्वास बढ़ेगा। हरित अर्थव्यवस्था की पहचान मिली है, जैसे सौर और पवन को इसमें शामिल करने से साफ हो गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके उत्पादन लागत और महंगाई में क्या असर पड़ रहा है, इसको हम लोग ऐड करने से। देखिए पारदर्शिता, स्थिरता, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को ईंधन की श्रेणी से एक साथ लाने से वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव और भारतीय उद्योग में पड़ने वाले प्रभाव को साफ और पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी के रूप से हम देख सकते हैं। PPI की बात अगर करते हैं हम PPI की, तो देखिए ये वो आर्थिक इंडेक्स है जिसमें जो आप घरेलू उत्पादक है ना आपका, और फैक्ट्री हो गया, सेवा हो गया, जो भी इनसे रिलेटेड है, इन सब को समान और सेवाओं के बदले मिलने वाले कीमत में औसत बदलाव को मापता है। अब इसकी विशेषता की बात अगर कर लेते हैं तो इसके दो घटक हैं, आउटपुट PPI, इनपुट PPI, और एक सर्विस PPI है जो तिमाही आधार पर संकलित की जाती है, ठीक है। WPI में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता था पहले, WPI में क्या सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता था, जो अब PPI में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। अब देखिए 7 जो कोर सर्विस है सेवा PPI के अंतर्गत 7 जो बड़े क्षेत्र हैं, जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम, रेलवे, विमानन, बंदरगाह, सड़क परिवहन और बीमा, तो इन सब का हम वेटेज देख लेते हैं। तो देखिए बैंकिंग का वेटेज कितना है, 25%, बैंकिंग का कितना 25, बंदरगाह, तो देखिए हम आते हैं बैंकिंग, तो बैंकिंग हो गया। अब आते हैं टेलीकॉम,
ठीक। फिर आता है सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एंड रोड ट्रांसपोर्ट के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, रेलवे पे आते हैं, ठीक बा। इसके बाद हम लोग आते हैं इंश्योरेंस पे। अब आते हैं इंश्योरेंस के बाद हम लोग विमानन पे, विमानन पे, उसके बाद बंदरगाह पे। तो ये है, तो ये जो आपका, इसको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ठीक। तो ऐसा है वेटेज के हिसाब से, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो है 22-23 में किया जाएगा, और यह हमारा क्या है, तो आईएमएफ के मापदंड और मैनुअल के तहत किया जा रहा है, ठीक है। तो विश्वसनीयता और तुलनात्मक बने। अब देखिए डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई को क्यों लागू किया जा रहा है, जरा इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसके 5 जो है मुख्य कारण है। पहला कारण अगर हम देखें तो सेवा क्षेत्र को शामिल करना, यानी भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 50% से अधिक है। और डब्ल्यूपीआई केवल जो है वस्तुओं की महंगाई को मापता है, सेवा को छोड़ देता है। पीपीआई बैंकिंग, टेलीकॉम और ट्रांसपोर्ट जैसे प्रमुख सेवाओं को भी कवर करता है। तो इन सब चीजों के लिए इसको शामिल करना है। टैक्स और मार्जिन का प्रभाव हटना, डब्ल्यूपीआई में थोक व्यापारियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन, कुछ टैक्स है जैसे एक्सरसाइज ड्यूटी वगैरह हो गया, को शामिल किया जाता है। अब जिससे महंगाई का आंकड़ा जो है थोड़ा धुंधला हो जाता है, मतलब आंकड़ा जो हम लोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा अशुद्धियां आ जाती हैं, ऐसे आप बोलो। तो पीपीआई शुद्ध रूप से केवल उस कीमत को मापता है जो सीधे निर्माता को मिलती है। तो ये इसके इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए वैश्विक मानकों की अगर हम बात करते हैं तो विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका, यूके, जापान वगैरह है, तो ये महंगाई को मापने के लिए पीपीआई का उपयोग करती है। अब भारत अगर इसको मापती है, भारत अगर इसको अपनाती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्थिक आंकड़े के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने के लिए योग्य एवं विश्वसनीय डेटा रहेंगे। तो निवेश जो एफडीआई वगैरह है उसके लिए भी सही रहेगा। दोहरी गणना की बात करते हैं तो देखिए डब्ल्यूपीआई में कई बार कच्चे माल की कीमत में क्या हो जाता है, विभिन्न स्तरों पर बार बार गिना जाता है। जैसे पीपीआई इनपुट कच्चा माल, आउटपुट तैयार माल को कीमतों को अलग अलग ट्रैक करता है, और दोहरी गणना से गलती नहीं होती। इसमें 2 बार गिनती हो जाता है, और इसमें हम इनपुट और आउटपुट दोनों को अलग अलग मापते हैं। नीति निर्माण, तो आरबीआई और सरकार के लिए बेहतर समझ, नीति निर्माण के लिए बेहतर समझ, ठीक है। यानी रिजर्व बैंक को एक सटीक जानकारी मिलती है। अब जो है उत्पादन की लागत जो है कितनी बढ़ रही है, घट रही है, इनका हम सही से ट्रैक कर पाते हैं। इससे उन्हें ब्याज दरों, रेपो रेट पर सही, यानी रेपो रेट हमें बढ़ाना है घटाना है जो भी है, इस पे हमको सटीक निर्णय लेने के लिए हम बात तैयार रहते हैं, ठीक है, या मदद मिलती है। देखिए डब्ल्यूपीआई हो गया वाणिज्य मंत्रालय, सीपीआई मॉस्पी, आईआईपी मॉस्पी, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग फटाफट जो है 10 एमसीक्यू देख लेते हैं। तो देखिए डब्ल्यूपीआई 22-23 की नई श्रृंखला में वस्तुओं की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 697 से 957। ये आपने देखा होगा कि फर्स्ट में ही अगर आपको बता दें तो 697 से बढ़ के कितना, 957, तो ये ध्यान रखना है। अब डब्ल्यूपीआई में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को विद्युत समूह में जोड़ा गया है, तो सौर, पवन और परमाणु बिजली तीनों को। नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को किस समूह में स्थानांतरित किया गया है, तो ईंधन और बिजली। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। डब्ल्यूपीआई में भार निर्धारण के लिए किस मूल्य का उपयोग किया गया, तो सकल उत्पादन मूल्य, सकल उत्पादन मूल्य। 11-12 की श्रृंखला में भार तैयार करने हेतु क्या उपयोग किया जाता था, तो शुद्ध व्यापार, जीवीओ प्लस आयात माइनस निर्यात, ठीक है। ये नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में प्राथमिक सूचकांक संकलित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती थी, तो श्रृंखला आधारित अल्पकालिक सूत्रीकरण विधि। मूल्य डेटा में कमी को पूरा करने के लिए पुरानी डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो कैरी फॉरवर्ड। तो ये सब
आप जो स्टैटिक WPI वगैरह ये सब पढ़े होंगे तो इन सब चीज़ों में आप देख सकते हैं। नई WPI श्रृंखला में मूल्य डेटा की कमी कौन सी नई विधि अपनाई जाती है? तो लक्षित माध्य की इनपुट विधि। WPI का संबंधित तथ्य लिंक फैक्टर किस वित्तीय वर्ष में गणना है? तो 24-25 में। ये सब नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पुरानी WPI और नए श्रृंखला WPI संबंधित तथ्य निम्न में किससे विधि से किया गया है? तो ज्यामितीय माध्य, ज्योमेट्रिकल मीन से। WPI थोक सूचकांक में कौन सा मंत्रालय जारी करता है? जारी तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, तो देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आप लोग स्टैटिक वगैरह में पढ़े होंगे तो उससे कर सकते हैं। टाइम की थोड़ी किल्लत है और ज़्यादा अगर ले जाए तो लंबा चला जाएगा, तो नहीं होगा। तो इस पे और हम लोग जब स्टैटिक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसमें इस सब पे डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो इसी MCQ के साथ अब लोग हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में।